इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी डेली वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पे उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। सेशन स्टार्ट करने से पहले हम 1 मिनट की साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो आईएफपीएच द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार की 468वीं श्रृंखला में आज की जो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर गरिमा गौरव अग्रवाल। ये अभी प्रेजेंटली होम्योपैथिक फिजिशियन हैं आरके मिशन हॉस्पिटल में और इंडियन टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट ले चुकी हैं और इनको नोबेल अवार्ड भी मिला है कोलकाता इंडिया से। ये अलग अलग तरह की क्रोनिक और एक्यूट बीमारियों में डील करते हैं और इनका ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इनके लेक्चर्स भी आप सुन सकते हैं लाइव उडीमी जो ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है वहां पे। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और ये मैम ब्लॉग्स भी लिखती हैं जो कि इनकी वेबसाइट www.drgarimablog.com पे अवेलेबल है। मैम की काफी सारी क्वालिफिकेशंस भी हैं। तो आज का जो डॉक्टर गरिमा का टॉपिक है वे है बाइपोलर डिसऑर्डर एक अध्ययन। तो वेलकम डॉक्टर गरिमा, आज के सेशन में मैम आपका स्वागत है। थैंक जैसे कि यू। आपने पहले स्क्रीन शेयर कर रखी है तो मैम अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो आईएफपीएच को थैंक यू प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, एक लेक्चर के लिए, मतलब जो सेशन आज है उसके लिए। तो सब आपका थैंक यू और सभी डॉक्टर्स जो सुनने आए हैं उन सभी का मेरी तरफ से भी एक वेलकम है। चलिए बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, इसको हम एक्चुअली डिफरेंशिएट कैसे करेंगे मेंटल डिसऑर्डर से। मैक्सिमम हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात करेंगे। तो एक क्योर्ड केस मैं अपना इसके साथ शेयर करूंगी कि केस हमने कैसे लिया, उसमें एनालिसिस कैसे किया और अप्रोच क्या रही, क्यों रूब्रिक हमने वो चुने और मेडिसिन क्या दी। और स्टार्टिंग में ऑब्वियसली सिम्टम्स क्या है, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है सभी को? जी मैम, बिल्कुल क्लियर मैम स्क्रीन। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? सो इट इज अ बाइफेजिक मेंटल डिसऑर्डर in which depression alternates with aggressive phase or elevated mood। ये एकमात्र ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें दो स्टेजेस डिप्रेशन और मेनिया एक दूसरे से ऑल्टरनेट करती हैं। कई बार इसके डिप्रेशन को हम यूनिपोलर डिप्रेशन से कंफ्यूज हो जाते हैं, बट यूनिपोलर में कभी भी एग्रेसिव फेज नहीं आएगी, वो उसके साथ ऑल्टरनेट नहीं करेगा। और इसका जो एग्रेसिव फेज है या एलिवेटेड मूड है, उसमें एकदम से पेशेंट एबनॉर्मल रहेगा, बहुत अति में खुश रहेगा, या तो हैप्पी रहता है या इरिटेबल रहेगा बहुत ज्यादा, या फिर इन केसेस में देखने मिलता है कि बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला हो जाएगा, बहुत ही सडन इम्पल्सिव हो जाएगा, इरिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये एग्रेसिव फेज का है। एलिवेटेड मूड इज रिगार्डिंग विथ हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुश रहना या बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाना। तो वो एलिवेशंस ऑफ इमोशंस देखने मिलते हैं। डिप्रेशन में या तो बहुत अधिक अधिक रोएगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव आउटलुक लेगा लाइफ का कि हाँ हर चीज नेगेटिव, आप उसको कुछ पॉजिटिव भी बताएंगे तो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट लेगा, खुद को इंश्योर करेगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बाइपोलर डिसऑर्डर के जितने भी केसेस डील किए हैं अब तक, उनमें सभी में पेशेंट अक्सर सेल्फ हार्म या सुसाइडल टेंडेंसीज वाले होते हैं। एक पेशेंट आई थी, उसने कम से कम 5 से 6 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। तो फादर ने या पेरेंट्स ने बचाया, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट हाँ, एक सडन इम्पल्स आती है उन्हें और वो सुसाइड अटेम्प्ट करने भी चले जाते हैं। तो ये डिप्रेशन के फेज में देखने मिलता है और ये ऑल्टरनेट करती है एग्रेसिव फेज के साथ। अच्छा, ये जो डिप्रेशन है वो 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने या 6 महीने तक रहेगा। उसके बाद ये ऑल्टरनेट करेगा एग्रेसिव फेज, जिसे हम मेनिया कहते हैं, उससे। वो भी 6 महीने तक हो सकता है, कुछ केसेस में कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक रहता है। दो फेजेस मेन है, मेनिया एंड डिप्रेशन, जिसे हम कवर करेंगे। लेकिन एक स्टेज आती है हाइपोमेनिया की।
अब हाइपोमेनिया क्या है? डिप्रेशन के बाद मैनिया के सिम्टम्स यदि लेस सिवियर फॉर्म में है, 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता तक सिवियरिटी कम है, जिससे डेली लाइफ रूटीन कहीं भी हिंडर नहीं हो रही है, इंसान अपनी लाइफ नॉर्मली जी पा रहा है, वो हो गया हाइपोमेनिया। और यदि यही स्टेज 1 हफ्ते से ऊपर की हो गई है और कंटिन्यू चल रही है, महीनों भी, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, और सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स यदि बढ़ जाए, तो वो चला जाता है मैनिया में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके दोनों फेजेस की, स्पेशली मैनिया एंड डिप्रेशन। एक कॉमन ऑनसेट देखें यदि इस बीमारी का, तो है अर्ली अडल्टहुड और लेट एडोलेसेंस, मीन 16 ईयर्स से 25 ईयर्स की जनरेशन ज्यादा सफर कर रही है। इसका कॉज ही कुछ ऐसा है, इसके कॉज के बारे में जो इमोशनल कॉज है वो हम लेटर ऑन बात करेंगे। सबसे पहले अब हम समझते हैं मैनिया क्या है। सो इट इज अ एलिवेटेड मूड, एक ऐसा मूड जहां आपके सारे इमोशंस बहुत पीक पे होते हैं, जैसे यूफोरिया टू डिलेरियम। यूफोरिया सिफिलिटिक है, साइकोसिफिलिटिक मोर रादर। एक होता है एक्सेलरेशन, नॉर्मल हैप्पी होना, खुश होना, कोई चीज हुई, हाँ खुशी की बात है, खुश होना। एक्सटेसी, एक परम उदात्त फीलिंग। इसी तरह से होता है यूफोरिया या इलेशन, जैसे ड्रग्स लिया हुआ पर्सन होता है ना, कि बहुत ज्यादा ड्रग्स लेने के बाद एक हाई फीलिंग आना, एकदम जैसे बहुत टॉप पे हूँ, किसी को कुछ नहीं समझना, बस अपने आप को एकदम खुशी में इतना ऊपर ले लेना, एकदम हाई फीलिंग पे चले जाना ड्रग्स के कारण। उस तरह की स्टेज बनती है विदाउट टेकिंग ड्रग्स, मतलब यूफोरिया एक्सप्लेन करने का तरीका है कि हाँ ड्रग्स के टाइम जैसी सिचुएशन होती वैसे फीलिंग आना, दैट इज यूफोरिया। इसमें डिल्यूजन्स भी होते हैं। डिल्यूजन्स जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, या फिर मतलब दैट इज कॉल्ड एज डिल्यूजन बीइंग परसिक्यूटेड। हर वक्त लगता है वो मुझे देख रहा है, वो मुझे देख रहा है, वो मुझसे मेरा पीछा कर रहा है, वो मुझे मार देगा, मरने का डर। ये सारे डिल्यूजन्स भी होते हैं। अब डिल्यूजन और डिलीरियम बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो आज ये क्लियर करते हैं क्या होता है। डिल्यूजन इज अ फॉल्स परसेप्शन, थॉट प्रोसेस जो होते हैं वो फॉल्स होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी कि जैसे फैमिली में सभी प्यार कर रहे हैं मुझे, बट थोड़ा सा भी डांट दिया, थोड़ा चिड़चिड़ कर दिया, मुझे उसी वक्त लगने लगा अरे कोई प्यार नहीं करता, सब बेकार है, सब झूठ है। दैट इज अ डिल्यूजन, वो फॉल्स परसेप्शन आ रहा है मेरा कि कोई मुझे नहीं चाहता, बट एक्चुअली सब मुझे प्यार करते हैं। उस जगह डिल्यूजन हो जाता है, डिल्यूजन निग्लेक्टेड। इसी तरह से फॉल्स परसेप्शंस वो सारे थॉट प्रोसेस में जो रहेंगे, दैट इज डिल्यूजन। लेकिन जो एक्शन में आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज डिलीरियम। एक्शन में एक केस बताना चाहूंगी, डिलीरियम क्या है एक्चुअली। तो एक मदर थी, उनका बेटा एक्सपायर हो गया, सुसाइड कर लिया। बट कैसे? वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा था, काफी डिप्रेशन में था। मदर ने देख लिया, उन्होंने जाके उसे रोका, काफी समझाया, 1.5-2 घंटे नॉर्मल रहा सब कुछ घर में। थोड़ी देर बाद ही, 1.5 घंटे 2 घंटे बाद मदर की नींद लग गई कि हाँ चलो सब ठीक है, बेटा समझ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद रस्सी वस्सी सब जो भी लिया था पंखे में लटकाने के लिए सब लेकर आ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मम्मी की अपनी चुनरी लेकर गया, उसने पंखे में टांगा और उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और वो मर गया। वहां मदर को ऐसा शॉक लगा कि उनके मतलब शब्द ये थे, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी वजह से हो गया, मेरी वजह से हो गया, मतलब कंटिन्यू उस जगह वो स्टक हो गई। कोई मिलने भी आ रहा है, उसको फ्यूनरल के लिए भी ले जा रहे हैं, तेरवी भी हो गई, मतलब कंटिन्यूस सिर्फ एक ही सेंटेंस पे वो स्टक हो, यार मेरी गलती है, मेरी गलती है, मैंने ऐसा नहीं किया होता तो वो बच जाता, मेरी गलती, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं बस वो परेशान इस तरह से हो गई। सॉरी। तो वो स्टेज है डिलीरियम। डिलीरियम रिप्रोचफुल, वहां पर उन्हें उस चीज का एहसास था कि मेरी गलती है, गिल्ट था, तो वो स्टक हो जाना विथ एक्शंस, दैट इज कॉल्ड एज डिलीरियम। नेक्स्ट सिम्टम इज एबनॉर्मली एनर्जेटिक।
इनमें इतनी एनर्जी आ जाती है बाइपोलर डिसऑर्डर में, सुबह 3 बजे 4 बजे तो ये उठ के बैठ जाते हैं। एक पेशेंट आई थी 12 बजे, बहुत मुश्किल से फैमिली वाले सुलाते थे, 2:30 बजे उठ के बैठ जाती थी। उठ के उन्होंने घर के काम किए 4-5 बजे तक, और 5 बजे घूमने निकल गई। सुबह 10 बजे आ रही घूम के, 5 घंटा नॉन स्टॉप वॉक कर लेना, दैट इज एबनॉर्मल एनर्जी, इतना कोई नहीं कर सकता है। इसके अलावा ऐसी एबनॉर्मल एनर्जी थी कि काम, वो जो 2 घंटे का काम इंसान नॉर्मली कर सकता है 2 घंटे में, मीन्स वो आधे घंटे में निपटा देती थी। नेक्स्ट सिम्टम इज हैप्पी और इरिटेबल, दैट इज नॉट इन अ नॉर्मल लेवल, वो हमेशा पीक पे रहेगा, इतनी खुश रहेंगी जिसका कोई हिसाब नहीं, वो यूफोरिया या एक्सटेसी के लेवल पर रहेगा। इरिटेबिलिटी, हर बात पे चिड़चिड़ करना, आपने जरा सा मना कर दिया कुछ कि ये नहीं खाओ इससे बीमार हो जाओगी, उसी पे चिड़चिड़ा जाना, मीन्स नॉर्मल चीजों पे भी एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड सेल्फ एस्टीम और ग्रेंडियोसिटी, मैं, सिर्फ मैं, हर जगह सिर्फ मैं रहता, दैट इज ग्रेंडियोसिटी, अपने आप को सुपीरियर बताना और समझना, अपने आगे किसी को कुछ समझना ही नहीं, इतना हाई सेल्फ एस्टीम रखना। नेक्स्ट इज इम्पल्सिव डिसीजंस, डिसीजंस इतने ज्यादा इम्पल्सिव रहेंगे कि जरा सा झगड़ा हुआ घर में, ये साफ बोल देंगी, अरे अलग हो, खत्म करो रिश्ता, खत्म करो, डिवोर्स लो, मतलब हस्बैंड हो डिवोर्स लो, फैमिली में अरे आप लोग अलग हो, मैं नहीं रह सकती आपके साथ। इट इज लाइक इम्पल्सिव डिसीजन। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड स्लीप और इंसोमनिया, तो इनको नींद ही नहीं आती है मेनिया की स्टेज में, 2-2.5 घंटा बहुत मुश्किल से सोते हैं। डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, फोकस नहीं होगा किसी चीज में, बहुत कोशिश करेंगे कि हाँ स्टूडेंट होंगे तो पढ़ने की बहुत कोशिश करेंगे, बट फोकस ही नहीं होगा, कंसंट्रेशन इश्यूज आएंगे। इम्पल्सिविटी, ग्रैंडियोसिटी आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, एग्जाम्पल देना चाहूंगी, जैसे कैनाबिस इंडिका है या कैनाबिस सटाइवा, उनमें थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक नॉन स्टॉप थॉट्स आते हैं। सिमिलरली विथ लेकेसिस, लेकेसिस में तो ट्रेन ऑफ थॉट्स रन करता है, लेकिन कैनाबिस में इतने थॉट्स आते हैं कि वो भूल जाता है कि वो एक्चुअली बोल क्या रहा है। तो बात करते करते ही भूल जाना कि हम क्या बात कर रहे थे, टॉपिक क्या था और हम पहुंच कहाँ गए। एक्टिविटी इंक्रीज, स्लीप डेफिसिट एंड टॉकेटिवनेस, टॉकेटिवनेस मतलब बहुत ज्यादा बातें करेंगे। एक पेशेंट है अप्रोक्स 50 इयर्स, उनको बाइपोलर हुआ था, तो मतलब उनकी फैमिली कंप्लेंट करी थी कि मैम ये बिल्कुल बात नहीं करती थी, अब ये उन लोगों को भी फोन कर करके बात करती है जिनसे कभी बात ही नहीं की, और नॉन स्टॉप 1.5-2 घंटा बात करना। सो दिस इज ऑल एबनॉर्मल सिम्टम्स। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज तो बढ़ जाएंगी कि हाँ मेरा फोकस है कि पढ़ाई में मुझे टॉप करना है, या कुछ और फोकस है, या कैरियर में कुछ फोकस है, लेकिन फोकस नहीं कर पाएंगे। मेहनत तो ये भी 18 और 20 घंटे करते हैं क्योंकि इन्हें नींद ही नहीं आती, 2-2.5 घंटा तो सोते हैं। आईएएस क्वालिफाई भी करना है तो ये 18 घंटे मेहनत करेंगे, लेकिन सिर्फ किताबें खुली रहेंगी, पढ़ नहीं पाएंगे। इम्पेयर्ड जजमेंट, निर्णय करने की कैपेसिटी रहती ही नहीं है। नेक्स्ट इज हाइपर सेक्सुअलिटी और स्पेंडिंग मनी, तो इनमें सेक्सुअल डिजायर बहुत एक्सेसिव होती है। निम्फोमेनिया फीमेल्स में, सटायरियसिस मेल्स में, तो इनमें सेक्सुअल डिजायर बहुत हाई होती है। इवन अपनी सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करने के लिए इनके मल्टीपल पार्टनर्स भी होते हैं। स्पेंडिंग मनी, पैसे बेहिसाब खर्च करते हैं। एक दिन में क्रेडिट कार्ड का बैलेंस उन्होंने 1 लाख रुपए कर, मतलब उनका क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2 लाख थी, उन्होंने एक दिन में 1 लाख की शॉपिंग कर डाली। अच्छा, कपड़े भले 100 जोड़ी रखे भी होंगे, बट वो नए 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 फालतू खर्चे ज्यादा करेंगे मैनिया की स्टेज में। इसके ऑपोजिट डिप्रेशन में वो कुछ खर्च ही नहीं करेंगे, जो रखा होगा वो भी और सेध के रख देंगे। साइकोटिक सिम्टम्स देखने मिलते हैं, जैसे बीइंग परसिक्यूटेड, मतलब मुझे कोई फॉलो कर रहा है, जिस रास्ते जाएंगे अरे वो मुझे देख रहा है, वो मुझे घूर रहा है। रिलेशनशिप विद गॉड, अपने आप को इतना सुपर नेचुरल पावर से कनेक्टेड फील करेंगे,
कि नहीं बस भगवान ने कहा। वो सन्यासी लोग, ये ढोंगी वगैरह जो हैं, ये एक दिखावा करते हैं, बट एक्चुअली वो चीज मैनिया की स्टेज में बाइपोलर वाला फील करने लगता है। जो आज की डेट में देखते हैं हम कि अरे मुझे तो भगवान आते हैं, मुझे ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, सब दिख रहा है, और ये लिटरली उस चीज को फील कर रहे होते हैं। ये अक्सर बाइपोलर में होता है, या फिर कैंसर केसेस में भी ऐसे डिल्यूशंस कि हाँ मेरा तो भगवान से बिल्कुल सीधा नाता है, वो देखने मिलता है। डिल्यूशंस पहले भी एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है। और कभी कभी वॉयलेंट, तो वॉयलेंट ऐसे होते हैं कि ये मैक्सिमम तो सेल्फ हार्म करते हैं, खुद को ही चोट पहुंचाएंगे, हाथ काट लेंगे, सुसाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत रेयर कभी दूसरे को भी मार पीट सकते हैं। दिस इज मैनिया। बट यदि ये सिम्टम्स लेस लेवल पर हो, जहां डिल्यूजन नहीं हो, हेल्यूसिनेशंस नहीं हो, आपकी डेली लाइफ रूटीन बहुत ज्यादा हैम्पर ना हो रही हो, वो कहलाता हाइपोमेनिया, जो कि 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक रह सकती है। इसके अलावा सोशल रिलेशनशिप मेंटेन रखते हैं हाइपोमेनिया के पेशेंट, उनमें इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ापन ज्यादा देखा जाता है, कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं हाइपोमेनिया वाले। नेक्स्ट इज डिप्रेशन। ये नेक्स्ट स्टेज है। हमेशा रोते रहेंगे, ऑलवेज क्राइंग, सैड, इरिटेबल एंड एंग्री। तो डिप्रेशन जो यूनिपोलर डिप्रेशन होता है उसी से मैच करता है ये। हमेशा रोना, दुखी रहना, चिड़चिड़ करना, खाने के लिए बोलेंगे खाना खा लो, नहीं खाना, उदास रहना, बिल्कुल एकदम मोरोज, सल्की, गुस्सा करेंगे, एंग्री रहेंगे। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्रीवियसली एंजॉयड एक्टिविटीज। जैसे कुछ लोगों को पेंटिंग्स बहुत पसंद है, वो पेंटिंग्स पहले करते थे, अब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। या टीवी देखना भी एक बहुत नॉर्मल काम है, कि बहुत नॉर्मल इंटरेस्ट है, बहुत से लोगों को पसंद होता है कि हाँ मुझे टीवी देखने का शौक है, कुछ नहीं कर रहे हैं घर में तो एटलीस्ट टीवी तो देखेंगे। बट ये लोग टीवी भी नहीं देखते हैं, बिल्कुल एक बंद कमरे में बैठे रहेंगे। पहले घूमने का बहुत शौक था, अब नहीं है। कमरा बंद किया, अंधेरा किया, बस पड़े हैं बिस्तर पे। स्लीप्स टू मच। इनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है सुबह उठने में। सुबह उठते हैं तो एक अजीब सी घबराहट होती है, पैल्पिटेशन होता है, उठने में डर लगता है, अरे फिर से वही जिंदगी, फिर से वही दिन आएगा, अरे मैं कैसे मैनेज करूंगा पूरे दिन। तो वो स्लीप्स टू मच, इसीलिए ये ज्यादा सोते हैं, कि अंदर से घबराहट है, एक डिप्रेशन है, उठने में लोगों को फेस करने में प्रॉब्लम है, इसीलिए ज्यादा सोते हैं। इसी वजह से पुअर आई कांटेक्ट है, लोगों से सोशल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ फेलियर होती है, और उस फेलियर के कारण ये किसी को फेस करने के लिए अपने आप को काबिल नहीं समझते, कि मैं कैसे मुंह दिखाऊं। होपलेस रहेंगे, बहुत ज्यादा, बहुत हताश और निराश रहेंगे। इनअप्रोप्रिएट गिल्ट, इनअप्रोप्रिएट गिल्ट का अभी एग्जाम्पल बताया था, डिलीरियम रिप्रोचफुल वाला। तो जो केस हमने स्टार्टिंग में बताया था डिलीरियम से रिलेटेड, तो इस तरह के उसमें मदर की गलती नहीं थी, वो सो गई, बेटे ने चुनरी लेके सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, इसमें वो जिम्मेदार तो नहीं थी, लेकिन इस चीज का गिल्ट उन्हें हमेशा रहेगा। मतलब ये इनअप्रोप्रिएट, जहां गिल्ट नहीं होना चाहिए वहां भी गिल्ट रहता है। एपेटाइट लेस, इन्हें भूख कम लगेगी, खाना नहीं खाएंगे। हाइपर या मेनिया की स्टेज में ये ज्यादा खाना पसंद करते हैं। फटीग रहेगा, बहुत थके रहेंगे, ऑब्वियसली जब खाना नहीं खाएंगे, दिन भर सोए रहेंगे, सुस्त पड़े रहेंगे, तो फटीग अपने आप बॉडी में आता है। कंसंट्रेशन इश्यूज, ये कंसंट्रेशन इश्यूज दोनों स्टेज में देखने मिलता है, मेनिया में भी और डिप्रेशन में भी। मेनिया में कंसंट्रेशन या फोकस इशू होने का रीजन है कि वहां पर थॉट्स बहुत ज्यादा हैं, एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यूअस थॉट प्रोसेस बना हुआ है। और डिप्रेशन में इसीलिए है क्योंकि दिमाग एक जगह स्टक है, कि मैंने लाइफ में वो गलती की है, अब तो मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल वर्थलेस हूँ, मैं किसी काम का हूं ही नहीं। तो फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस रहेगी, कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, खुद से नफरत रहेगी, खुद से चिढ़ रहेगी, सेल्फ लोदिंग कहलाता है।
खुद पे बहुत अति में गुस्सा आना, चिढ़ होना, दैट इज सेल्फ लूदिंग, और फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने जॉब ज्वाइन किया लेकिन वहां पर झगड़े हुए, बहस हुई बिकॉज ऑफ मेनिया स्टेज, वहां से उसे निकाल दिया तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ये ऑल्टरनेट हुई वो स्टेजेस। सी नेगेटिव आउटलुक ऑफ लाइफ। आप कितना भी अच्छा दिखा दो कि यदि तुम साड़ी का बिजनेस डालते हो या कपड़े का बिजनेस डालते हो, देखो उसमें प्रॉफिट होगा, तो वो सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट गिनाएगा, अरे नहीं, ऑनलाइन इतना बिकता है आजकल, मेरी शॉप से कौन खरीदेगा। यदि आप एग्जांपल दे दो कि नहीं फूडिंग बिजनेस डाल दो, चलो हम खुलवा दे रहे हैं, सब हम कर दे रहे हैं, मीन्स आप कितना भी पॉजिटिव दिखा दो, बोलेगा अरे नहीं कोई नहीं खाने आने वाला, इतने इतने सारी रेस्टोरेंट्स है, इतने होटल्स है, क्या सब लोग मेरे में ही आएंगे, बिल्कुल मेरा तो कुछ चल ही नहीं सकता है, मैं कोई बिजनेस कर ही नहीं सकता। तो हर चीज में नेगेटिव आउटलुक रहेगा। रिस्क ऑफ सुसाइड इज हाई। सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं डिप्रेशन की वजह से। खुद को हार्म करना, कभी हाथ की नस काट लेना, कभी ऊपर से कूद जाना, छत से कूद जाना, फांसी लगाने की कोशिश करना, और कभी डराना भी। इस चीज के लिए डराता भी है पेशेंट कि नहीं मैं मर जाऊंगा, मुझे प्रेशर मत दो किसी चीज का, पढ़ाई के लिए मुझे फोर्स मत करो, यदि फोर्स किया तो मैं मर जाऊंगा। तो ये एक टेंडेंसी भी हो जाती है, एक थॉट प्रोसेस में भी सुसाइड आता है या अटेम्प्ट भी कर लेता है। तो सुसाइडल थॉट्स वो एक सेपरेट रूब्रिक है, सुसाइडल टेंडेंसीज वाला वो एक सेपरेट है। डिप्रेशन के बाद हम बात करते हैं, एक आती है मिक्स्ड अफेक्टिव स्टेट। मिक्स्ड अफेक्टिव स्टेट में मेनिया और डिप्रेशन, इन दोनों के ही सिम्टम्स साथ में देखने मिलते हैं। ये बहुत रेयर है, इसीलिए सेपरेटली स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि मेन जो दो चलते हैं दैट इज मेनिया एंड डिप्रेशन। हाइपोमेनिया भी रेयर है और ये मिक्स्ड अफेक्टिव स्टेट भी रेयर है। इसमें दोनों के सिम्टम्स देखने मिलेंगे, जैसे मेनिया और डिप्रेशन। एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो होपलेस रहेगा पेशेंट, बहुत ज्यादा जिंदगी से हताश, निराश, लेकिन सुसाइडल थॉट्स रहेंगे ये नेगेटिविटी के साथ। और साथ में मेनिया का सिम्टम क्या आएगा, इम्पल्सिव, एकदम से सडन कुछ ना कुछ सडन इम्पल्स भी आएगी, सडन वॉयलेंट भी हो जाना, सडन एंग्री भी हो जाना। तो ये दोनों चीजें साथ में रहना दैट इज मिक्स्ड अफेक्टिव स्टेट। या फिर ग्रेंडियोसिटी, तो मतलब आई एम सुपीरियर, आई एम द बेस्ट, सेल्फ एस्टीम को हाई रखना, मैं ही सब कुछ हूँ। उसके साथ एकदम से सुसाइडल इम्पल्सेस आना या थॉट्स आना या अटेम्प्ट भी कर लेना। या फिर उस ग्रैंडियोसिटी के साथ सेल्फ हार्म। तो ये दोनों के सिम्टम्स जब साथ में देखने मिलते हैं, मेनिया और डिप्रेशन, दैट इज मिक्स्ड अफेक्टिव स्टेज। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस की। तो जेनेटिक कॉजेस, दिस इज ऑल अबाउट ये अकॉर्डिंग टू एलोपैथी है या पैथोलॉजिकल, हम कह सकते हैं कि जेनेटिक कॉजेस हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। दिस इज समवॉट यूजफुल इन होम्योपैथी की यदि कोई एब्यूज हुआ पोस्ट ट्रॉमा, ये हमेशा मैटर करता है, इसका मेडिसिन का ग्रुप ही डिफरेंट हो जाता है। यदि पोस्ट मेंटल ट्रॉमा है, सेक्सुअल एब्यूज इज नॉट अ फिजिकल वन, वो मेंटल ट्रॉमा देता है या इमोशनल ट्रॉमा। तो कभी भी इमोशनल ट्रॉमा हुआ है उसके बाद बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ है, तो ये एक कॉज बनता है। फिजिकल कॉज में बात करेंगे तो न्यूरोलॉजिकल है, लाइक स्ट्रोक, ब्रेन सेल्स का डेथ होना ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से ब्रेन सेल्स का डेड होना, किसी तरह की ब्रेन इंजरी होना, या मिर्गी एपिलेप्सी, इसकी वजह से, ये सारे कॉजेज हैं जिस वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक कॉज क्या है, इमोशनल पैथोलॉजी, इमोशनल इसका पैथोलॉजी क्या है। तो मेनली जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसे बहुत डोमिनेट किया गया है, तो आफ्टर दैट डोमिनेशन यदि बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ है, सो दैट इज, अक्सर होता है कि हाँ बहुत डोमिनेट किया गया, तो जब पेरेंट्स बहुत डोमिनेट करते हैं तो डोमिनेशन के कारण वो डिप्रेशन में जाता है। एक सर्टेन स्टेज आती है जब वो वॉयलेंट हो जाता है, डिप्रेशन के ऑपोजिट,
वॉयलेंट हो जाता है, रेज अपना फ्यूरी शो करता है, गुस्सा दिखाने लगता है पेरेंट्स को, बदला लेने की स्टेज पे आ जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो ये दोनों स्टेजेस उस वजह से डेवलप होती हैं। लेटर ऑन ये रिपीटेड इंसिडेंसेस की वजह से डिप्रेशन और मेनिया दोनों डेवलप होते हैं और वो बाइपोलर डिसऑर्डर बाइफेजिक रूप में आ जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंशियल डायग्नोसिस। और भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिनसे हम इसको कंफ्यूज कर सकते हैं, मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो आज हम समझते हैं कि कैसे हम समझेंगे। डिप्रेशन ऑब्वियसली यूनिपोलर जो होगा, सिम्टम्स लगभग सेम होंगे इसके डिप्रेशन के साथ, लेकिन इसका डिप्रेशन यूनिपोलर वाला कभी भी मेनिया से ऑल्टरनेट नहीं करेगा। बाइपोलर में वो ऑल्टरेशन हमेशा रहेगा। कुछ दिन बहुत उदास रहेगा कि एक कमरे में बंद पड़ा है, कुछ दिन एकदम से बिल्कुल उछल कूद हो रही है, मारपीट हो रही है, सब हो रहा है, एकदम से घूमने चले जाना, अति में फेसबुक यूज करना, ये सारे सिम्टम्स बाइपोलर में होंगे। एडीएचडी, व्हाट इज एडीएचडी? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए, अटेंशन सीकर होता है, बहुत हाइपर एक्टिव रहेगा, वॉयलेंट रहेगा, मतलब बहुत मारपीट करेगा। एक पेशेंट है 26 ईयर्स के, एडीएचडी के अभी, तो वो अपने पेरेंट्स को मारते हैं, गला दबाने की कोशिश करते हैं। उनको है कि उनकी सारी विश पूरी हो। कंसंट्रेशन इश्यूज है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई फोकस नहीं है, लेकिन वॉयलेंट अति में है। एडीएचडी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जबकि बाइपोलर जो है वो मेंटल डिसऑर्डर है। एडीएचडी में अक्सर कर दूसरे को हार्म किया जाता है अपनी विशेष पूरी करवाने के लिए, जबकि बाइपोलर में अक्सर कर सेल्फ हार्म की तरफ पेशेंट ज्यादा जाता है मेनिया की स्टेज में। डिप्रेशन तो ऑब्वियसली एडीएचडी में है ही नहीं, उसमें कंटिन्यूअस वॉलेंट रहेगा पेशेंट, मार रहा है, किसी को पीट रहा है, बिल्कुल कोई फोकस नहीं है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाते ये बच्चे। नेक्स्ट इज शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया डिल्यूजन और हेल्यूसिनेशंस बेस्ड है। उसे अजीब अजीब सी आवाजें आएंगी, जैसे डेड बॉडीज हैं, वो जिंदा हो गई और अचानक से बात करने लगी, या घर में जो है कोई मर गया है उसकी आवाजें सुनाई देंगी, खुद की आवाजें भी उसे पलट कर सुनाई देती हैं। तो अक्सर जो हेल्यूसिनेशन है वो हियरिंग वाले ज्यादा होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे सेंसेस के, कि कोई टच कर रहा है, कोई मुझे अभी छू के चला गया, कोई मुझे देख रहा है, वो देखो देख रहा है। शिजोफ्रेनिया का पेशेंट था एक, एकदम से नींद में उठता रोज, देखो देखो वो देखो मम्मी मम्मी, वहां दरवाजे में से कोई मुझे झांक रहा है, जबकि दरवाजा बंद है, घर बंद है, सब कुछ। उसे ये सारे हेल्यूसिनेशन ज्यादा होते हैं कि कोई मुझे देख रहा है, और उसे लिटरली कोई दिख रहा होता है। एक पेशेंट आया, सामने बैठा था चेयर के, तो बोलता मैम आपके पीछे तो मुझे 6-7 भगवान दिख रहे हैं, वो बैठे हैं पीछे देखिए। सो इट वाज लाइक कि हाँ, उसे एकदम हर कोई हर जगह नजर आता है। या फिर आवाजें सुनाई देती, मैम देखो वहां से ट्रेन की आवाज आ रही है, ट्रेन यहाँ दूर दूर तक नहीं भी होगी, मैम वो देखो मुझे बुला रहा है, उसने मेरा नाम लिया ना, दैट इज शिजोफ्रेनिया। तो ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है, इसमें हर चीज नो, दैट इज किसी से बात नहीं करना चाहता, कोई सोशल रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता, किसी तरह की चीज में उसे बिल्कुल प्लेजर नहीं मिलेगा। जबकि बाइपोलर डिसऑर्डर वाले को प्लेजर मिलता है, उसे पता है कि वो फेसबुक में अपनी 10 पिक लगाएगा, उसमें लाइक कमेंट आएंगे और वो खुश रहेगा, उससे एक्सेसिव खुश रहेगा। शिजोफ्रेनिया वाले को प्लेजर मिलता ही नहीं है, फोकस बनता ही नहीं है जरा भी, गोल ओरिएंटेशन होता ही नहीं है इसमें, और ना ही किसी की जरा भी बात मानेगा। बाइपोलर वाला कुछ हद तक मान भी लेगा, लेकिन शिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट कभी किसी की बात मानता ही नहीं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता ही नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि हम इन डिसऑर्डर्स के साथ बाइपोलर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम बात करते हैं एक केस की, जो कि 5-6 मंथ में आई थिंक बाइपोलर डिसऑर्डर का क्योर हो गया था। सो लेट्स सी। एक फीमेल पेशेंट आई थी, 23 एज है उनकी, बाइपोलर डिसऑर्डर की।
उनकी प्रेजेंट कंप्लेंट्स नहीं है। फर्स्ट फेज है, बहुत सीवियर डिप्रेशन में थी, अक्सर रोते रहना, यूज टू क्राई कॉजलेस। अच्छा, उनके रोने का कारण कभी पता नहीं चलता था, कभी नहीं। फील्स लाइक समवन इज लुकिंग और कमेंटिंग ऑन हर। उसे हमेशा लगता था वो मेरे बारे में ही बात कर रहा है, वो मेरे बारे में ही बोल रहा है, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला। फियर ऑफ कमेंट्स, लोगों का डर। पहले जो लड़की 21-22 साल तक बिल्कुल नॉर्मल थी, अब वो कहीं भी जाने में डरती है कि ये लोग हैं वो मुझे देखेंगे, उसके बाद मेरे बारे में बात करेंगे, बताओ कैसी है, बताओ जॉब छोड़ के आ गई। फियर ऑफ डेड बॉडीज, मरे हुए लोगों का डर बहुत ज्यादा रहता था। आई एम नथिंग फॉर एनी वन, लेट मी डाई। इसमें हमने एक सिम्टम बताया भी था, फीलिंग वर्थलेस, खुद को वर्थलेस समझना। ये सारे डिसीज सिम्टम्स ही हैं। तो डिप्रेशन भी है, कमेंट्स का डर भी है, फियर ऑफ पीपल भी है, डेड बॉडीज का डर है, एंड आई एम नथिंग फॉर एनीवन। फर्स्ट फेज है सीवियर डिप्रेशन। शी joined the company for training. In between she had lots of depression. She always sits next to father only and never leaves him alone. तो ये इसको हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसके पापा ही चाहिए थे, कि पापा हमेशा मेरे बाजू में बैठे रहे। अच्छा, जब इसने ज्वाइन किया था अपना ये कंपनी, तब तक इसे बाइपोलर नहीं था, उसके बाद इसे डिप्रेशन की स्टेजेस आना चालू हुई थी। सेकेंड फेज, एग्रेसिव एंड हाइपर एक्टिव। तो बहुत ज्यादा गुस्से वाली रही, बहुत हाइपर एक्टिव रही, अनेबल टू सिट, नो कंसंट्रेशन, नो स्टडी, किसी से भी बात भी नहीं करती थी, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, कोई फोकस नहीं था। ट्रिफल्स आर अनबियरेबल, नो पेशेंस, जरा जरा सी बात भी किसी की इन्हें बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी, कोई पेशेंस ही नहीं था। अच्छा, सारा गुस्सा मम्मी और भैया पे था, मॉम पे और भाई पे, एंड डजंट टॉक टू देम, किसी से बात भी नहीं करती थी। फील्स दैट दे आर नॉट टेकिंग केयर बट एक्चुअली दे आर टेकिंग केयर। ये डिल्यूजन हमने बताया था, इसमें अपने को डिल्यूजन देखने मिलता है। तो ये इनको डिल्यूजन ये था कि मेरे मम्मी और मेरे भाई किसी की मेरे पापा की और मेरी केयर कर ही नहीं रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था। दैट वॉज हर फॉल्स परसेप्शन। भाई से झगड़े बहुत करती थी, और उन्हें शक था, सस्पिशियस टू ब्रदर दैट ही इज स्प्रेडिंग र्यूमर्स अबाउट हर, दैट शी गेट्स वाइल्ड विथ मदर। उसे ऐसा लगता था कि उसका भाई हर जगह सबसे जा जाके कह रहा है कि देखो कैसी लड़की है, मेरी बहन कैसी है, मम्मी से झगड़ा करती है, बहुत लड़ती है। तो दिमाग में कंटिन्यूअस ये थॉट प्रोसेस बना था उसके। तो दिस इज अगेन फॉल्स परसेप्शन, एक ये डिल्यूजन बना हुआ था। शी हिट्स मदर ब्लेमिंग टू अदर, मतलब ये सारा था, ना वो मारती थी ना वो मदर से लड़ती थी, लेकिन गुस्सा थी। बट उसको था भाई तो मेरा हर जगह अफवाहें फैला रहा है, गलत गलत बातें कर रहा है, मेरे बारे में ही कमेंटिंग करता रहता है, पढ़ाई में से कोई इंटरेस्ट नहीं था। और इसे क्योंकि जॉब छोड़ के आगे भी पढ़ाई करनी थी, तो उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं, जॉब भी छोड़कर आ गई थी। हाईली एग्रेसिव थी, यूरिन पैसेज का जो कंट्रोल है वो भी लॉस हो गया था, अचानक से यूरिन भी पास आउट हो जा रही थी। अच्छा, मैंने एक बताया था आपको सिम्टम, स्पेंडिंग मनी। तो उसने ये काम भी किया, शी हैज पुट हरसेल्फ शी हैज हरसेल्फ पुट द आईडी ऑन मैट्रिमोनी, खुद ही उसने शादी.com पे डाल दिया। ऑनलाइन शॉपिंग की, 1 लाख की एक दिन में ही, 30,000 रुपए सैलून में ही डाल दिए। एक मिडिल क्लास फैमिली का इतना बजट नहीं होता कि 1 लाख इन अ सिंगल डे स्पेंड कर पाए, और उसने सारे फालतू खर्चे किए। उन्होंने, उनके फादर ने बताया, मतलब ड्रेसेस 25-30 ड्रेसेस खरीद लाई, 1 लाख का बिल 1 डे में बन गया। बहुत अति में परेशान हो गया उसके इस तरह के खर्चे से। ड्रग हिस्ट्री, ऑलरेडी वो ट्रीटमेंट में थी, एलोपैथिक ट्रीटमेंट में इस केस के साथ आई थी।
any medication at present? So the tablet Oleans RT 15 mg रात में एक चल रही थी, लिथोसन SR 400 mg रात में एक, डल्कोफ्लेक्स चल रही थी 2 टैबलेट रात में, लोनाजैप एंड पैसिटेन. नाउ फिजिकल जनरल्स. पेशेंट ओबेस थी, मोटी थी. डिजायर्स वार्म फूड, गरम खाना पसंद था. अवर्जन टू वेजिटेबल्स, सब्जी किसी तरह की पसंद नहीं. प्यास बहुत कम लगती थी और जब भी पसंद आया तो ठंडा पानी पसंद आता था. प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन स्पेशली ऑन पाम्स एंड सोल्स, बहुत अति में पसीना आता था. कॉन्स्टिपेशन, ऐसा था कॉन्स्टिपेशन कि वंस अ वीक, हफ्ते में एक ही बार स्टूल होता था. टू हॉट, डिजायर्स फैन, बहुत टेम्परामेंट हॉट है, कंटिन्यूस फैन चाहिए. साउंड स्लीप, साउंड स्लीप ऐसे कि ये पहले की हिस्ट्री है कि पहले ऐसे नींद अच्छी आती थी, लेकिन जब से बाइपोलर है या तो डिप्रेशन में वो बहुत ज्यादा सोती थी या फिर मेनिया में वो सिर्फ 2 घंटे सोती थी. ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स ऑलवेज, सांप के सपने आते थे. टाइट क्लोथिंग सेंसिटिविटी, यहाँ पर गले में कमर में जरा भी टाइट कपड़े बर्दाश्त नहीं होते थे. ट्रैवलिंग सिकनेस, ट्रैवलिंग सिकनेस कार या बस में बहुत ज्यादा नोजिया या वॉमिटिंग होती थी. जॉयफुल, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल जनरल्स. जॉयफुल बट एंग्री क्विकली, वैसे खुश रहेगी बट अचानक से गुस्सा आ जाएगा, इम्पल्सिव हो जाएगी. नेगेटिव आंसर, किसी ने मना किया किसी चीज के लिए वो जरा भी सहन नहीं होता था. सेल्फिश, बहुत ज्यादा गुस्से वाली. डिफाइंड, डिफाइंड मीन्स किसी ने कहा एक गिलास पानी दे देना तो साफ मना कर देगी, मैं नहीं कर रही आप कर लो, दैट इज डिफाइंड. एंग्री इफ दे कंपेयर हर विथ अदर्स, उसको यदि किसी से तुलना कर दी जाए उसकी तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती थी. अटैचमेंट विथ फादर, हाईली केयरिंग फॉर हिम, सिर्फ और सिर्फ उसे पापा से अटैचमेंट था और उनके लिए बहुत ज्यादा केयरिंग रही है. एंगर एक्सप्रेस्ड इवन एयोटा इज देयर, गुस्सा बहुत तेज आता था. और एयोटा, एयोटा मीन्स एंग्री व्हेन ऑब्लाइज्ड टू आंसर, जब कोई सवाल करे, एक सवाल 2 सवाल, सवाल उससे किए जाए तो उसे सवाल करना पसंद नहीं है कि उससे कोई सवाल करे, दैट इज एयोटा. सेंसिटिव टू इंसल्ट, बेइज्जती सहन नहीं होना. बहुत एक्सट्रोवर्ट, बातें करना बहुत पसंद है, सबसे मिक्स हो जाना. वैसे विल स्ट्रांग है, जिम्मेदारी से काम करेगी, कॉन्फिडेंट है चीजों को हैंडल करने में. इसके पापा को हार्ट अटैक आया था तो इसने बहुत अच्छे से चीजें हैंडल की, उनको देखा, उनकी हेल्थ की केयर की. इनजस्टिस कांट सपोर्ट, किसी तरह का अन्याय बिल्कुल सहन नहीं होता था. एंड टेक्स डिसीजन ऑन द स्पॉट, इम्पल्सिव है, डिसीजन भी फास्ट ही रहे हैं. किसी तरह का अन्याय सहन नहीं होता तो इसीलिए स्कूल में कोई पार्शियलिटी हो, कॉलेज में कोई पार्शियलिटी हो, उसके लिए लड़ जाती. बाकी पहले जब तक बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं हुआ था ये बहुत मेहनती थी, हार्डवर्कर थी, पढ़ने का बहुत शौक था. लेकिन जब ये लड़ जाती थी हर किसी से तो टीचर्स के ओपिनियन हमेशा इसके लिए बैड ही रहे. अपनी मम्मी से इसे बहुत ज्यादा चिढ़ थी, इवन मतलब ऐसा था कि बहुत नफरत थी. शी डजेंट वॉन्ट हर मदर हियर, उसे था कि मम्मी चली जाए, नानी क्या चली जाए, यहाँ नहीं रहे, वो अपनी माँ के पास रहे, मुझे उनका चेहरा भी नहीं देखना है. मम्मी के रहने से वो इनसिक्योर थी पापा को लेकर, पापा में बिल्कुल ऐसा था कि जान बसती थी उसकी. हार्ट अटैक टू फादर एंड वाज हॉस्पिटलाइज्ड 2019 अप्रैल में. जब पापा को हार्ट अटैक आया तो इसे एकदम से शॉक लगा कि अरे बाप रे ये क्या हो गया. उसे ऐसा लगने लगा कि इसकी मम्मी पापा की केयर नहीं कर रही है, तो उसे एक माँ की तरह पापा की केयर करनी है, क्योंकि पापा की मम्मी तो है ही नहीं, दादी है नहीं, और मेरी मम्मी भी केयर नहीं कर रही है. तो शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिम लाइक अ मदर. और उसे ऐसा लगने लगा यदि मैं नहीं करूंगी तो कोई नहीं करेगा. पापा को खोने का डर बहुत ज्यादा था. शी वॉज हैविंग अ फियर
सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम, मुझे ही ख्याल रखना है उनका। इफ आई लीव यू हु विल फीड यू, दिमाग में ये था कि मैंने यदि छोड़ दिया, मैंने नहीं किया, तो उन्हें खाना कौन देगा, उन्हें पानी कौन देगा, उनकी केयर कौन करेगा? सिर्फ मैं ही हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ जो कर सकती हूँ। आई एम द सुपीरियर वन, आई एम द, मैं ही हूँ सब कुछ, और मैं इनकी माँ जैसी हूँ, ये मेरे बच्चे हैं। वो हमेशा, मतलब उसके सेंटेंस भी ऐसे रहते थे, पापा यू आर नॉट माई फादर, यू आर माई बेबी, यू आर माई बेबी एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू, मतलब आप मेरे बच्चे हो, मैं तो आपका ध्यान रखूंगी। ये सब फेज होने के बाद वो नॉर्मल भी हुई, एलोपैथिक ट्रीटमेंट पे ही रही, ये केस ले रहे हैं अभी हम, वो नॉर्मल रही, लेकिन अगेन फिर एक शॉक लगा उसे, किसी की डेड बॉडी देख ली थी, उसके बाद उसे अगेन शॉक लगा और वापस ये फेज रिवर्ट बैकवर्ड, डिप्रेशन और मेनिया दोनों फेजेस रिवर्ट बैक। हर थॉट्स, आई एम योर मदर, आई हैव टू सी माई डैड, अदरवाइज आई विल नॉट टेक फूड, मुझे ही मेरे पापा का ख्याल रखना है, उन्हीं को देखना है, अदरवाइज मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। इट वॉज लाइक दैट। डॉक्टर से झगड़ा कर लेना अक्सर अपने पापा को लेकर, कि पापा का आप ध्यान नहीं रख रहे हो, आप सही नहीं कर रहे हो, इस तरह से। आफ्टर सीइंग अ डेथ शी रिवर्ट बैक एंड शी वेंट इनटू एग्रेशन फेज। अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि जो झगड़ा ये सॉरी वो नॉर्मल हो गई थी, आफ्टर डेथ, किसी की डेथ देख लेने के बाद वापस रिवर्ट बैक हो गई इस फेज में। अगेन इनसिक्योर हो गई अपने पापा के लिए, उनकी टैबलेट्स के लिए, उन्होंने ली नहीं ली। So that is all about the case. Now, what are the rubrics and why we took them? Rubric: delusion, imaginations, identity errors of personal, disgust, and delusion she is existed in another person. ये तीन rubric लिए गए. So delusion, imagination, identity errors of personal. ये वाला इसलिए लिया गया क्योंकि उसे इस चीज का एहसास नहीं था, वो दिमाग से ये चीज भूल गई थी कि वो बेटी है, वो माँ नहीं है, वो अपने पापा की बेटी है। वो अपने पापा को ये कहने लगी यू आर माई सन, तो वो अपनी आइडेंटिटी भूल गई थी। डिस्गस्ट, डिस्गस्ट था उसे माँ से और भाई से, बहुत ज्यादा चिढ़ कि ये दोनों यहाँ रहे ही नहीं, ये दोनों यहाँ से चले जाएं। एंड लास्ट वन, डिल्यूशन शी इज एग्जिस्टेड इन अनदर पर्सन। इस रूब्रिक का मीनिंग है कि तोते में जान अटकी है, तो उसकी जान पूरी की पूरी पापा में अटकी थी, ना उसे कैरियर से मतलब, ना पढ़ाई से मतलब, ना किसी के आने जाने से कहीं, किसी पर्सन से, ना मम्मी और भाई से, सिर्फ पापा। 24 आवर से पापा दिमाग में रहते थे कि उनको कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी। इट वॉज लाइक दैट। सो डिल्यूजन शी इज एग्जिस्टेड इन अनदर पर्सन। मेडिसिन जो सिलेक्ट की गई, दैट वॉज पायरोजन, पायरोजन 200। सो दिस इज पायरोजन 200। एक 5 मीन्स मई में दी गई। फॉलो अप था अगस्त में, सॉरी जुलाई में, 7 इज जुलाई, 16 जुलाई। नाउ नो मोर सेइंग यू आर माई बेबी। उसके बाद उसका ये कहना बंद हो गया कि हाँ आप मेरे बेबी हो, या इस तरह की बातें। 2 महीने के अंदर वो जो थॉट प्रोसेस था कि पापा में जान अटकी, तोते में जान अटकी वाला फीलिंग, वो चीज खत्म हो गई। अपनी जो आइडेंटिटी है उसे समझ आया कि नहीं, आई एम द डॉटर। तो इस थॉट प्रोसेस के चलते वो बाइपोलर में भी रिजल्ट आया। नॉट क्वारलिंग विद ब्रदर, नॉट सस्पिशियस टू ब्रदर, सिम्टम्स में भी चेंजेस आना चालू हुए। ना भाई से झगड़ा करती थी, ना उसके लिए सस्पिशियस रही। कोई डिप्रेशन नहीं आया, 2 महीने में डिप्रेशन की स्टेज कंप्लीटली क्योर अप हो गई। यूज टू क्राई कॉजलेस ओनली, थोड़ा बहुत रोना चालू था। एग्रेशन रेयर था। सलाइवरी ग्लैंड स्वेलिंग लेफ्ट साइड में थी, वो कम हो गई। हेयर फॉल कम हुआ, एक्ने डेंड्रफ कम हुआ। 20/8 मीन्स अगस्त में रेयर एग्रेशन विथ मॉम। बाकी सिर्फ माँ से थोड़ा गुस्सा रह गया था, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट क्योर थी। 6 मंथ्स हमने न्यू नेक्स्ट और फॉलो अप लिया, प्लेसिबो पे ही रखा। उसका रीजन रहा कि हमें वो बाइपोलर की जो उसकी 6 मंथ्स की फेजेस थी,
वो चेकआउट करनी थी कि वो रिपीट तो नहीं आ रही हैं। सिंगल डोज पायरोजन 200 cured this case completely. Now what is pyrogen? सो पायरोजन क्या है? एक ऐसी मेडिसिन है, नोसोड है। इन बाइपोलर डिसऑर्डर्स में काफी मेडिसिन के रिजल्ट अच्छे हैं, जैसे कि नोसोड्स इसमें वर्किंग बहुत अच्छे करते हैं, या फिर ओफीडिया, ओफीडिया के रिजल्ट्स अच्छे हैं, या फिर आती है ड्रग रेमेडीज लाइक बेलाडोना, स्ट्रेमोनियम, विरेट्रम और कैनाबिस, मॉस्कस, मॉर्फिनम, ये सारी ड्रग रेमेडीज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। पायरोजन के बारे में बात करें तो हमेशा फुल ऑफ एंजाइटी रहेगा, हमेशा चिंता रहेगी इसे, मरने का डर बहुत है, फियर ऑफ डेथ है, फियर ऑफ डिसीज है, और इनसेन नोशंस है, अजीब से पागलपन के एक विचार बने रहते हैं मन में, कंफ्यूजन्स बहुत है, बहुत बातूनी है, सेंसेशन ऑफ डुअलिटी है, दो पर्सनालिटी एक साथ जीती है अंदर की, मैं ये भी हूँ मैं वो भी हूँ, सेंस ऑफ डुअलिटी रहती है, इल्यूशन रहता है कि शी इज एग्जिस्टेड इन अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन के अंदर, मतलब तोते में जान अटकी सा, रेस्टलेस रहेगा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, थिंक्स ही इज वेरी वेल्दी, ये सारे सिम्टम्स मेंटल लेवल पर पैरोजन के देखे जाते हैं। अदर मेडिसिन हैं तो ब्रानिया है, जैसे उसके भी रिजल्ट अच्छे हैं। एक सेकंड बाइपोलर का केस था, वो ब्रानिया से क्योर किया था, तो उसमें उन्हें डिल्यूजन था ही इज पुअर, जबकि बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, सब कुछ खत्म हो गया, उनके दिमाग में था कि बस हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, एकदम कंटिन्यूअस डिल्यूजन उसी चीज का था। तो उसका इरेशनल टॉक रहेगा अबाउट बिजनेस। तो कभी कोई पास्ट में बिजनेस फेल हुआ होगा, उससे ओवरकम कर गए, लेकिन स्टिल दिमाग में वो आज तक बैठा और बाइपोलर आ गया, तो दैट इज इरेशनल टॉक्स अबाउट बिजनेस ओनली, तो वो हो गया ब्रायोनियम। इसी तरह से एनाकार्डियम है, एनाकार्डियम में एकदम सेंसलेस बातें करेगा, हेल्यूसिनेशंस बहुत होते हैं, डिल्यूशंस बहुत होते हैं उसमें, इम्पेयर्ड मेमोरी, मतलब उसे कुछ चीजें याद नहीं रहती, हर चीज भूल जाता है, उसे ऐसा लगता है ये सारी चीजें जो चल रही दैट इज ऑल फेक, सब सपना है, कुछ सच है ही नहीं, सब सपना है। इसके अलावा वो बहुत चिड़चिड़ा रहेगा, बहुत रोता भी है, एक टू व्हील्स वाला भी है, कि कभी एक कंधे पे लगता है डेविल बैठा है, एक पे गॉड, तो कभी मैं ये करूं या वो करूं, कंफ्यूजन बहुत है, क्रूअल रहता है एनाकार्डियम। तो वो सारी सिचुएशंस होंगी, तो एनाकार्डियम के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे बाइपोलर में। रेस्ट मेडिसिन आई हैव टोल्ड यू, ओफीडिया के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, ड्रग्स रेमेडीज बहुत हेल्पफुल होती हैं इन केसेस में, मेंटल डिसऑर्डर्स में ड्रग रेमेडीज का रोल बहुत अच्छा है। और लास्ट इज ओफीडिया, ड्रग्स एंड नोसोड्स। दैट्स ऑल, थैंक यू। तो यस सर। हाँ गरिमा जी, हाँ जी सर। आप अपना पीपीटी हटा लीजिए गरिमा जी। ओके फाइन। प्रेजेंटेशन आपने बड़ा बढ़िया बढ़िया था, आपने बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है। थैंक यू सर। और मैं देख नहीं रहा हूँ कोई चैट बॉक्स में किसी तरह का कोई क्वेश्चन है। बाइपोलर के लिए आपने जो चर्चा कर रहे थे, सॉरी सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभी आपका जो टॉपिक जो था, जी इसको आपने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया, और जी, थैंक यू। मेडिसिन को भी, हाँ मेडिसिन को भी आपने बहुत अच्छा से डिस्कस किया है। जी मुझे इसमें काफी अच्छा लगा आपका सेशन। थैंक यू। हाँ बहुत अच्छा लगा। एक चीज है कि बाइपोलर का जो इंडिकेशंस है, रिपोर्टरी में बहुत सारे ब्रिक्स अवेलेबल है, और आपका जो एक केस मैं सुन रहा था बहुत ज्यादा अटैच्ड है फादर से, है ना? फादर से एक केस अभी आप बता रही थी ना? हाँ हाँ हाँ, फादर से अटैच थी, ये कह रहे फादर हैं आप? से, इसके लिए या बड़ा अच्छा रुब्रिक्स अभी रिपोर्टरी में आप सिंथेसिस में, इडिपस कॉम्प्लेक्स, ओके आप देखे हैं इसको? श्योर, हाँ सब देखूंगी इसे मैं भी। हाँ इसको देखिएगा, क्योंकि मुझे ये आप जो बोल रही थी तो मेरे दिमाग में इडिपस कॉम्प्लेक्स का सिचुएशन घूम रहा।
इडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या Easy. होता है, मैं इसको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इडिपस आइदर ऑफ द पेरेंट्स से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होना, आइदर ऑफ द पेरेंट्स से, ये साइकोलॉजिकल टर्म है, आइदर ऑफ द पेरेंट्स से बहुत ज्यादा अटैच होना, यानी कि फादर से, मदर से, और खास करके जब अपोजिट सेक्स में होता है, जैसे लड़की है तो अपने फादर से ज्यादा अटैच है, उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं सुन सकती है, इसको कहते हैं कि एक सिंपैथेटिक फीलिंग्स इतना अधिक हो जाता है कि साइकोलॉजिकल स्टेट्स बन जाता है। और साइकोलॉजिकल स्टेट्स जो है तो ये बाइपोलर के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है। तो दो तीन टर्मिनोलॉजी को, बाइपोलर भी टर्मिनोलॉजी है और एडिपस कॉम्प्लेक्स भी एडिपस कॉम्प्लेक्स भी टर्मिनोलॉजी है। सॉरी, इस सभी चीज को हम लोग को ध्यान में रख करके रखना चाहिए। और ऐसे तो मेरे को आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। किसी और को कोई क्वेश्चन है तो सवाल कर सकती हैं मैडम। बहुत अच्छा, इनका बराबर आप यूट्यूब पर और इनके ब्लॉग्स आप पढ़ते रहते होंगे। मैं भी देखा तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इनवाइट किया इस सेशन के लिए। मैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। आपने एडीएचडी के बारे में आपने बताया और सर ने अभी एडिपस कॉम्प्लेक्स के जो बारे में बताया, तो आप काइंडली इनको थोड़ा कोरिलेट करके मुझे बताएं, थोड़ा एक्सप्लेन करें अपने बात एक्सपीरियंस को। दीपमाला हाँ, जी, यस सर। मैडम तो खाली बाइपोलर के विषय, मैं इसमें ऐड किया हूँ एडिपस कॉम्प्लेक्स। हाँ, आपने सर जो ये तो आपने जो एडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया, मैंने भी देखा है बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में होता है, जो मतलब मेल है तो अपनी मदर से ज्यादा कनेक्टेड है, या फादर है तो अपने डॉटर से ज्यादा बच्चों में ही होता है। तो इस चीज को मैं एडीएचडी से थोड़ा सा ये को नहीं, कोरिलेट करवा। इसको नहीं कहेंगे जैसे, लेकिन जो गरिमा जी जो बता रही थी, जिस स्टेट में इतना ज्यादा अटैचमेंट की है, उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं, सिम्टम्स का स्टेज आना चाहिए, है ना। ये एक नॉर्मल है, लड़की जो है अपने फादर से अटैच है, ये कॉमन फेनोमेना, नॉर्मल नेचुरल फेनोमेना आता है। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाता है, सिम्टम्स का क्या मतलब होता है कि जो नॉर्मल से थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, ये नॉर्मल से डेविएट हो जाने को करते हैं। और फिर दूसरी बात आती है जो मैडम बता रही है, बाइपोलर। बाइपोलर एक सिम्टम्स टोटलिटी का एक कॉम्प्लेक्स ये है, और ये जो मैं एडिपस बोल रहा हूँ उसका एक कंपोनेंट है। इन्होंने जो एक लक्षण यूज किया उसको मैं एनालाइज कर रहा था कि ये, बाकी तो इन्होंने खाली आप एक लक्षण पर तो दवा नहीं कर सकेंगे, खाली एडिपस के नाम पर दवा नहीं कर सकेंगे। एडिपस तो आपको एक फेनोमेना को इंडिकेट कर रहा है, और इनके जो बाकी फेनोमेना को इन्होंने लेकर के जो दवा चुना वो आपका टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को इंडिकेट करेगा। बात समझ रही है ना? यस यस सर। और मैम ने जो लास्ट में आपने पैरोजन मेडिसिन यूज किया, तो पैरोजन टोटलिटी के अकॉर्डिंग आपने मेडिसिन सप्लाई किया? टोटलिटी में 3 रूब्रिक लिए हैं। हाँ सर, आप कुछ कह रहे हैं, आप बोलिए। आप बोलिए, मैं आपसे बोलने के लिए बोल रहा हूँ, आप बताइए। हाँ, एक्चुअली वहां पर माइंड सिर्फ एक चीज पे स्टक था कि ये पापा नहीं है मेरे, ये मेरा बेटा है और मुझे एक बेटे का पालन करना है, क्योंकि ना उनकी माँ है और उनकी जो बीवी है वो भी ध्यान नहीं रखती, तो कोई है नहीं। जब मैं माँ हूं तो मैं, यदि बेटी अपनी आइडेंटिटी खो के माँ बन जाए, दैट इज एरर ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, कि अपनी आइडेंटिटी ही खो दी। वो रूब्रिक क्या जब हम तीनों मिलाएंगे तो जो मेडिसिन आएगी दैट इज पायरोजन। अच्छा, डिल्यूजन शी इज एग्जिस्टेड इन अनदर पर्सन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिल्यूजन है कि मैं हूं ही नहीं, मैं वो हूं, मैं मदर हूं और मैं अपने पापा का ध्यान रखूंगी, वो मतलब बेटा हो गया। ये डिल्यूजन टोटली सिफिलिटिक है। अच्छा, जब मेंटल डिसऑर्डर हो, आपको प्योर सिफिलिटिक रूब्रिक मिल जाए तो फिर आप बाकी चीजें अवॉइड कर देते हैं। जी, ओके, थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से आपने खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है बाइपोलर डिजीज। और थैंक किन्हीं को यू। कुछ पूछना है?
आई होप समझ आया होगा सारा। नहीं, अच्छा तो समझ में आ रहा है। और अब फिर इसे इस तरह से कोई एक सेशन तो और आइए, हम लोग आपसे बात कर लेंगे। और इसी तरह से आते रहिए इस सेशन में, है ना। हम लोग का लोगों को अच्छा भी लगता है। और किन्हीं को और कुछ है? डॉक्टर नेहा, डॉक्टर नेहा, यस सर। हाँ आप कुछ बोलिए। हाँ जी, डॉक्टर गरिमा ने पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत ही बढ़िया सेशन दिया बाइपोलर डिसऑर्डर पे। और बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसे केसेस हैं जो एलोपैथिक जो फिजिशियन है उसमें काफी मतलब साइकोटिक मेडिसिन देते हैं जिनके काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो होम्योपैथी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बाइपोलर डिसऑर्डर में। तो मैम जो आप पोटेंसीज यूज करते हैं तो वो मोस्टली 200 पोटेंसी में भी आता है या हायर पोटेंसी जैसे 1M 10M या 50 मिलीसिमल स्केल में भी आप यूज करते हैं? मैं 50 मिलीसिमल तो नहीं करती हूँ, ओके। बट हाँ नोसोड है 200 के बाद हम 1M ना देते हुए इसे, यदि केस स्टक हो जाता 2 महीने में फॉलोअप जो आया वो हाँ तो जी। आया, यदि 3rd और 4th मंथ में वो इम्प्रूव नहीं होता, स्टक हो जाता, तो हम 10M के सिंगल डोज पे जाते हैं। ओके ओके। क्योंकि मोस्टली जो नोसोड्स हाँ मैंने जो मेंटल जो ये जैसे कि एंजाइटी बाइपोलर डिसऑर्डर या इवन जो मेंटल डिजीजेस के केस आते हैं या ADHD है उसमें हाई पोटेंसीज मैंने ज्यादा यूज करी हैं जैसे 1M और 10M 200 क्योंकि मेंटल सिम्टम्स में ऑर्गेनन में भी लिखा है डॉक्टर हैनमन ने कि 1M और 10M पोटेंसी ज्यादा बढ़िया से रिजल्ट देती है। तो लेकिन अपना हाँ, अपना एक्सपीरियंस है मैम। वो एक्चुअली ये था कि एकदम से हम एग्रावेट इसलिए नहीं कर सकते थे, बहुत ज्यादा एलोपैथिक उसमें थी, ओके। है ना, ड्रग्स के साथ थी ऑलरेडी, तो इसीलिए था कि थोड़ा सा पहले एक मिनिमम डोज पे काम करें, फिर उसको हम्म। डोज बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ाने की मुझे कभी फिर जरूरत ही नहीं पड़ी, वो सिंगल डोज पे ही क्योर हो गया केस। हाँ जी, मैंने ये कहा नहीं तो सबका अदरवाइज वही होता, 3 महीने हाँ 4 महीने बाद 10M पे ही आते। हाँ, होम्योपैथी की यही खूबसूरती है कि सारे डॉक्टर्स का अपना एक्सपीरियंस होता है। 200 पोटेंसी भी काम करती है। नेहा 1M। जी, मैं ये बताना चाहूंगा, हाँ जी। जो आपने तो ठीक ही कहा कि मेंटल टोटलिटी पर हायर पोटेंसी को जाना चाहिए। हाँ जी। लेकिन गरिमा जी का जो अप्रोच है वो हाँ जी। चूंकि प्रेजेंट जो मेडिकेटेड स्टेज है जो कि फिजिकल बेसिस पर है, तो हाँ वहां जी। पर मीडियम पोटेंसी या लो पोटेंसी जाना अच्छा रहता है। ये दोनों हाँ जी। अप्रोच प्रैक्टिस में चलता है। बिल्कुल इसको सर। या ये हाँ दोनों सर। अप्रोच चलता है। ये दो, और हनीमैन ने भी यही कहा है, जो डिजीज का लेवल है ये बिकॉज ऑफ द मिसमैनेज्ड एलोपैथी है। अब एलोपैथी के को एंटीडोट करने के काम में भी आने के लिए आपको एकदम एग्जैक्ट हायर से नहीं शुरू करके लोअर से ही जाना चाहिए। ऐसा आप देखेंगे अगर हनीमैन के उस पोटेंसी के ऊपर में जो लेसन्स हैं, हाँ जी सॉरी सर। एफॉइल में है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें यहाँ पर आपको ऐसा ही नजर आएगा। हाँ जी सर। बिल्कुल। और जो भी मेंटल डिजीजेस हम लोग कर रहे हैं इट्स चैलेंज क्योंकि कई बार डायग्नोसिस भी ओवरलैप करता है जैसे मैम ने बताया बाइपोलर डिसऑर्डर ADHD डिप्रेशन एंजाइटी के भी सिम्टम्स कई बार ओवरलैप करते हैं अपने आप में। तो सबसे पहले हमारा डायग्नोसिस करना भी एक टास्क होता है। तो उसके बाद पोटेंसी सिलेक्शन। हाँ तो मैम का लेकिन काफी बढ़िया सेशन था, काफी इनलाइटनिंग था, उन्होंने अलग अलग केसेस दिखाए बाइपोलर हम लोग डिसऑर्डर। का टाइम अब हाँ हो जी। चुका है, हाँ जी तो सर। आप थैंक्स के साथ में मीटिंग को क्लोज कीजिए। हाँ जी सर। हाँ तो डॉक्टर गरिमा अग्रवाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ आगे भी और इस तरह के मेंटल केसेस और भी केसेस के साथ मैम प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करेंगी। और अब हमारे इंग्लिश सेशन का टाइम हो गया है तो मैं हैंड ओवर करती हूँ सेशन डॉक्टर अजनी जी को। थैंक यू। Thank you, थैंक Dr. Neha, and thank you, Hindi team. Now it is the time for English session. We'll start the English session with a silent prayer.